आज की क्लास में हम अपना कॉम्प्रिहेंशन का जो प्रैक्टिस है वो कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो कॉम्प्रिहेंशन या बोध है उसकी थ्योरी 2 क्लास में आपको करा दी गई है, लेकिन जो आगे की जो क्लासें आएंगी उसमें क्या है, आपको 1 या 2 उदाहरण आपको जो प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसके आधार पर ही क्या है हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आज क्या है जो आपका पहला बोध है या आप पैसेज कह लें, परिच्छेद कह लें, ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसकी आज क्या है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कब पूछा गया है? आपके दिसंबर 2018 में। तो देखिए जो पैसेज है तो उसमें जो उसको क्या है एक नज़र ध्यान से पढ़ेंगे, फिर जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर इसी में से छांट के देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सरकारी कूटनीति पद से विविध विचार और दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं और इस प्रकार इसमें विशिष्ट सुस्थापित अवधारणा सन्निहित नहीं है। तथापि सरल शब्दों में सरकारी कूटनीति से विदेशी श्रोताओं पर राष्ट्र का प्रभाव अभिप्रेत है। अब देखिए जो ये पैसेज है, जैसे आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा होगा कि जितनी भी राजनीतिक गतिविधि है, सरकारी कूटनीति है, उसे किस प्रकार का होनी चाहिए, क्या क्या विविधता में देखने को मिलती हैं, तो वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सरकारी कूटनीति की परिभाषा विदेशी व्यक्तियों के चिंतन और अंततोगत्वा उनकी सरकारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद के रूप में भी दी जा सकती है। अब देखिए सरकारी कूटनीति से तात्पर्य ये नहीं है कि हमारी जो कूटनीति है, जो हमारी सरकार है, वो जितनी नीतियाँ योजनाएं बना रही है वो सिर्फ हमारे देश में ही अपना प्रभाव छोड़ें। जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अन्य देशों से हैं तो वो भी तो हमारे एक नीति का हिस्सा ही तो हुए। हमें कैसे अपने जो हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, या व्यापारिक देश हैं, उनसे कैसे हम अपने संबंध को मजबूत बनाना है, कैसे उन्हें प्रभावित करना अपनी योजनाओं से, और कैसे हमें उन्हें क्या कहते हैं एक सफल नियोजित योजना देकर आकर्षित करना है। ठीक, तो वो बात इसमें कही कि सरकारी कूटनीति से तात्पर्य ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने घरेलू या सिर्फ देश में ही प्रभाव छोड़ना है, बल्कि विदेशी व्यक्तियों के चिंतन और अंततोगत्वा उनकी सरकारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके साथ प्रत्यक्ष संवाद के रूप में भी दी जा सकती है कि हम किस प्रकार से विदेशी जो राजदूत आते हैं उनसे किस प्रकार से आप बात करते हैं, कैसे उन्हें अपनी नीतियों के बारे में बताते हैं, कैसे उन्हें अपने देश में व्यापार करने की या उनके देश में व्यापार करने की योजनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपके सरकारी कूटनीति में आ जाएंगी। एक पहलू हमारा ये हो गया। अब देखिए दूसरे पैरा में क्या कहा गया है कि अतः सरकारी कूटनीति को किसी राष्ट्र द्वारा अन्य देशों की बात सुनने, उनकी आवश्यकताओं को समझने, अंततः संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से अपने विचार संप्रेषित करने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। वही बात की गई है इसमें कि जो सरकारी कूटनीति है वो किसी राष्ट्र में अपनी नीति को जब हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं तो कैसे हम दूसरों को अट्रैक्ट करें, कैसे हमारे पड़ोसी दोस्त हैं वो हमारे साथ व्यापार करने को क्या हो, संलग्न हो, है ना, तो अपनी बातों का प्रभाव हम कैसे उन पर छोड़ें, तो ये भी क्या है सरकारी कूटनीति के तहत आता है। सरकारी कूटनीति किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और पहचान पर आधारित है। बिल्कुल, अगर किसी राष्ट्र की कूटनीति अच्छी होगी, योजनाएं अच्छी होंगी, तो वो राष्ट्र क्या है अग्रसर होगा, वो खुद तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो दूसरे राष्ट्र हैं उनको भी क्या अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक, तो इसमें देखिए तो वो क्या उसके राष्ट्र की अस्मिता की पहचान होती है। ठीक, जो बहुत से कारकों अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। अब देखिए किसी भी राष्ट्र की कूटनीति योजनाएं उसमें कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति समाहित होती है, तभी तो लोग आकर्षित होते हैं, तभी तो लोग आकर्षित होंगे ना आपके राष्ट्र से, आपकी नीतियों से। तो इसमें देखिए आपका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और इसमें एक और होना चाहिए शैक्षणिक, ये भी प्रभाव छोड़ता है। ठीक, अगले पैरे में क्या बात कही गई कि बातचीत शुरू करने, संवाद को जारी रखने और संबंध बनाने के लिए विश्वास को एक अनिवार्य कारक के रूप में उजागर किया गया है। यानी कि सरकारी कूटनीति हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे विदेशों से संबंध हैं तो उसमें क्या है एक मुख्य कार्य क्या किया गया है कि हम अपनी बात को कैसे दूसरों के सामने प्रस्तुत करें और कैसे वो हमारी बात पर क्या है विश्वास करें।
यानी विश्वसनीयता को निर्धारित करने के लिए भी क्या है, मापदंड तैयार किए गए हैं। आगे चलें तो सरकारी कूटनीति की परिभाषा में संबंध विकसित करने पर बल दिए जाने को भी एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में निरूपित किया गया है जिससे देश की जनता के साथ प्रत्येक संबंधों का अनुसरण किया जाता है ताकि जिन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनके हितों और मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सरकारी कूटनीति से तात्पर्य ये नहीं कि हम सिर्फ विदेशों से ही अपने संबंध अच्छे करें, इससे तात्पर्य ये भी है कि हम अपने राष्ट्र में भी क्या है, जो हमारी जनता है उनके हित में हम कार्य करें, और जो भी हम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी हम कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र का हित ही छुपा हुआ होता है। और राष्ट्र का निर्माण किससे होता है, नागरिकों से तो होगा। जब नागरिक ही नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। ठीक, इस बात को भी क्या है उजागर किया गया है कि सरकारी कूटनीति में संबंधों को विकसित करने के लिए संपर्क और संवाद महत्वपूर्ण निरूपक हैं। बहुत अच्छी बात कही है इसमें कि जनता को कैसे पता चले और लोगों विदेशों को कैसे पता चले कि आपकी इंडिया में ये नीति चल रही है और हमें इनसे ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगी, जब हम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, मीडिया के थ्रू अपनी बात रखेंगे, तभी तो आम जनता को पता चलेगी। अब उच्च पदाधिकारी अपने आपस में योजना बना लें, जनता को कुछ बताए ही ना, तो उन्हें कुछ खबर पड़ रही है कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे आपके संबंध अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छे हैं भी या नहीं है, आप सिर्फ अफवाहें उड़ा रहे हैं आप। तो इसमें भी क्या है, सरकारी कूटनीति के एक मापदंड ये भी होना चाहिए कि जनता को क्या है, सत्य ही बताएं। ठीक है, तो वो बात इसमें कही है। तो सबसे अच्छा क्या गया कि अगर हम अपनी जो नीतियां हैं वो कैसे हम बताएंगे दूसरों को, संपर्क से। संपर्क किसके के माध्यम से होगा, टेलीविज़न हो गया, सोशल साइट हो गई आपकी, ठीक है, या फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए, उसका लाइव दिखाएं सबको, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, प्रभावी सरकारी कूटनीति एक उभय दिशीय मार्ग है जिसमें स्रोत और जारी संचार प्रक्रिया में शामिल प्राप्तकर्ता दोनों परस्पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रभावी सरकारी कूटनीति, अब सरकारी कूटनीति प्रभावी कब होगी, जब हम अपनी कोई नीति सामने वालों को बता रहे हैं, सामने वाले का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, हमने उसकी मन की बात को समझा, उसी के तहत अगर हमने नीति बनाई है तो क्या है, वो सामने वाला प्रभाव उस पर बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक, अगर आपने अपनी सरकारी नीतियों में, अपनी कूटनीति के अंतर्गत सिर्फ अपने लिए ही बात रखी है, ये देखिए सरकारी परिप्रेक्ष्य में ही नहीं हो रहा है, ये हर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है कि प्रभावी कब होगा, जब दोनों तरफ से क्या है, समान लाभ देखा जाए। आपका चाहे शिक्षण कार्य हो, आपका चाहे रिसर्च कार्य हो, या आपका कम्युनिकेशन हो, कोई सा भी कार्य हो, प्रभावी जब होगा जब दोनों तरफ से रिप्लाई सेम है। रिप्लाई से तात्पर्य क्या है कि दोनों क्या है, जो कूटनीति के तहत जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं तो दोनों की उसमें सहभागिता हो, कोई दबाव ना हो एक दूसरे पे, तभी तो वो प्रभावी चीज़ कहलाएगी। तो वो बात इसमें कही गई है कि इसमें क्या होता है, प्राप्तकर्ता और स्रोत दोनों के परस्पर क्या है, फीडबैक, जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन में पढ़ाया तो वही बात की गई है कि हम अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे किसके द्वारा, संचार के द्वारा से तो पहुंचाते हैं। अब हमने उन्हें पहुंचा दी, अब वो हमें ना तो हाँ बोल रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, नहीं है ना, तो क्या वो प्रभावी होंगे, नहीं होंगे, पता कैसे चलेगा। तो संचार का बहुत ही रोल रहता है, समझ में ये बात। अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि जारी संवाद की प्रक्रिया के फलस्वरूप विदेशी श्रोतागण के साथ चिरकालिक संबंध स्थापित हो पाता है, जिससे राष्ट्र को मृदु शक्ति प्राप्त होती है। मृदु शक्ति वैश्विक मामलों में लाभकारी होती है, जिससे विश्व के अन्य हिस्सों में प्रशंसा और सम्मान के भाव उत्पन्न होते हैं। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जब हमारे राष्ट्र के अंदर ही क्या शांति होगी, ठीक है, सब समानता के भाव से रह रहे होंगे, सौहार्दपूर्ण क्या कहते हैं एक वातावरण होगा, तो देखिए जब कोई कलेश ही नहीं होगी तो आपका जो राष्ट्र है वो कैसे एकदम से उठकर सामने आएगा। उदाहरण के तौर पर ले लें, जैसे कोई परिवार है, अगर सभी लोग मिल बांट कर रहते हैं तो देखिए उनका विकास बहुत तेज़ी से होगा, है ना। अगर घर में ही फूट पड़ जाए तो क्या विकास हो पाएगा उनका, नहीं होगा। एक कहीं जा रहा है, एक कहीं जा रहा है, तो लोग क्या आपसे कुछ चीज़ सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। जब हमारे राष्ट्र में क्या है, मृदु वातावरण हो, ठीक है, शांति प्रिय वातावरण हो, तो हमारे देश का सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण को देख के क्या है, जो वैश्विक स्तर पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश होंगे वो अट्रैक्ट होंगे कि जब
इनके देश में ही इतना ज़्यादा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, तो शायद अगर हम इनके साथ व्यापार करें या नीतियाँ बनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर, तो हमें भी क्या है अच्छे से उसका क्या है लाभ प्राप्त होगा। वो बात इसमें कही गई है। ठीक, अब देखिए, किसी देश की मृदु शक्ति 3 कारकों, इसकी संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों और विदेशी नीतियों से परिभाषित होती है। यह सभी कारक मुख्यतः रणनीतिक संचार कौशल का उपयोग करते हुए अन्य देशों की अधिमान्यता को स्वरूप प्रदान करने में इसकी अभियोग्यता पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया कि मृदु शक्ति सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्फ आपके एक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, आपका सामाजिक हो गया, आपका पारिवारिक हो गया, परिवार से तो समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। तो क्या है, नींव ही अच्छी होनी चाहिए। जब नींव मजबूत होगी तो क्या है, समाज भी अच्छा बनेगा, प्लस आपका राष्ट्र भी अच्छा बनेगा। राजनीतिक पहलू भी अच्छे होने चाहिए। राजनीतिक पहलू से तात्पर्य क्या है, जितने भी पार्टियां हैं वो मूल्यों पर कार्य करें। हालांकि ये हो नहीं रहा है, वो बात अलग है। इससे क्या हुआ, जो विदेशी नीतियां हैं, जो विदेशी जितने भी आपके पास राजदूत आएंगे या विदेशी कंपनी के जो एम्प्लॉय आपको देखने आएंगे, ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि हाँ, कि यहाँ पर कार्य करना ठीक है। तो अब इसमें क्या बात कही गई कि हमें स्मरण रखना चाहिए कि सरकारी कूटनीति जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि इसका प्रयोजन सरकारी नीतियों के लिए समर्थकारी वातावरण का निर्माण करना है। अब इसमें क्या बात कही गई है कि सरकारी कूटनीति से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि हमें जनसंपर्क ही करना है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जाती हैं, ताकि क्या है, जो आपके देश में क्या है वातावरण कैसा हो, समर्थनकारी। जैसे अगर सरकार कोई नीति निकाल भी रही है तो जनता आपका समर्थन करे, पर समर्थन तो तभी करेगी ना जब आप नीतियाँ अच्छी निकालोगे। जब आप शोषणकारी नीतियाँ निकालोगे, जनता की सपोर्ट करेगी आपका, फिर तो आपकी जो छवि है वो वैश्विक स्तर भी खराब होगी आपकी, है ना। तो जो जितना ये पैसेज दिया गया है वो आपके क्या दिया गया, किससे संबंधित है, आपकी सरकारी कूटनीति संबंधित है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें से क्या है, हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हमें सटीक उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ किसी देश के साथ प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक हैं। निहित स्वार्थ हित साधन के लिए आवश्यक हैं, महत्वपूर्ण निरूपकों के उजागर के लिए आवश्यक हैं, संचार या फिर प्रतिनिधित्वात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, या संचार के स्रोत को प्रभावित करने के लिए आवश्यक हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें से क्या है, हमें एक जो सही उत्तर है उसको छांटना है। तो अब इसमें से आपका उत्तर कौन सा सही होगा, नंबर सी। और देखिए क्यों सही होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी जो कूटनीति होती है तो उसका उद्देश्य क्या है। जब आप घर के भीतर ही अच्छा वातावरण बना के रखोगे, अच्छा प्रतिनिधित्व होगा आपका, तो देखिए आपकी जो छवि है ना घर से ही बाहर निकलती है। उदाहरण दिया था ना मैंने, जब परिवार ही अच्छा होगा, उसमें सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, हर कार्य एक दूसरे के हित के लिए हो रहा है, तो कोई कलेश होगी ही नहीं किसी घर में। ठीक उसी प्रकार जब राष्ट्र में क्या प्रतिनिधित्व अच्छे रूप से हो, हर किसी की समस्याएं सुनी जाएं, तो वहाँ पर क्या है, जो वातावरण होगा सौहार्दपूर्ण होगा। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व फिर अब जब होगा कैसे, जो प्रतिनिधित्व करता है अगर वो मूल्यों को जानता है। मूल्यों से तात्पर्य क्या है, मूल्यों से तात्पर्य आपकी रुपयों से नहीं है, बल्कि मानवीय गुणों से है। मानवीय गुण हो गए आपके, आर्थिक गुण, जो प्रतिनिधि करता है उसके अंदर आपके मानवीय गुण, आर्थिक गुण, राजनीतिक गुण, सभी गुणों का होना आवश्यक है। जब ये गुण होंगे तभी तो आप किसी मूल्य को बढ़ावा दे पाएंगे, तभी तो आप राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ किसी देश के साथ प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधित्वात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, अगला देखें, तो किन कारकों से किसी राष्ट्र की पहचान प्रभावित होती है। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी राष्ट्र की पहचान किससे होगी, आपके सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति, उसी से तो एक राष्ट्र जाना जाता है कि इनकी संस्कृति ऐसी है, इनकी राजनीतिक स्थिति ऐसी है, समाज ऐसे है ना। तो इसमें सब आपका कौन सा सही होगा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो कारक हैं उनसे ही क्या है किसी राष्ट्र की पहचान प्रभावित होती है। ठीक है, अगला चलें, तो सरकारी कूटनीति के उद्देश्य को पहचानिए।
आप देखिए सरकारी कूटनीति का उद्देश्य मैंने आपको 2 पहलू बताए थे, तो शुरू के पैरा में ही पहलू बता दिया गया है, आप वीडियो पीछे करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्र को प्रभावित करना, जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध, राष्ट्रीय श्रवण की अवधारणा का निर्माण करना, या विदेशी सरकार की सोच को प्रभावित करना। बिल्कुल, ये आपका डी इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही पैरा में आपको बताया था कि सरकारी कूटनीति का उद्देश्य कैसे पता चलेगा, जब आपकी कूटनीति इतनी अच्छी होगी तो आपका राष्ट्र तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस इससे क्या है, आप जो आपका प्रभाव है वैश्विक स्तर पर दिखाई देगा, है ना। तो देखिए इसमें भी यही कहा गया कि विदेशी व्यक्तियों की चिंतन और उनकी सरकार को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके साथ प्रत्यक्ष संबंध के रूप में भी दी जा सकती है किसकी, सरकारी कूटनीति की संज्ञा। समझ में आ रही है आपको बात। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ रहा है कि इस बोध से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए इसमें आपको पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। तो पहला आ रहा है हमारा कि सरकारी कूटनीति अन्य देशों के साथ अप्रत्यक्ष संबंध के निमित्त नहीं है। पहले प्रश्नों को ढंग से पढ़ेंगे कि इस बोध से क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी कि जो आपका पैसेज दिया हुआ है, जो आपका परिच्छेद दिया हुआ है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो आपको इसमें जो सही उत्तर है उसके ऊपर टिक लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला आपको बताया गया सरकारी कूटनीति अन्य देशों के साथ अप्रत्यक्ष संबंध के निमित्त नहीं है, पहला ये हो गया। दूसरा देखें, सरकारी कूटनीति से अन्य देशों के साथ संबंध का निर्माण होता है, ठीक। अगला क्या कह रहा है, किसी भी वार्ता को जारी रखने के लिए न्यास अपेक्षित है। रणनीतिक संचार कौशल से अन्य देशों की अधिक मान्यता को स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। सरकारी कूटनीति लोक संबंध नहीं है। मृदु शक्ति का प्रयोग वैश्विक मामलों में भूमिका के निमित्त नहीं है। अब इसमें से जो सही सही हैं उन पर क्या है, हमें टिक लगाना है। तो देखिए इसमें देखिए पहला आपको दिया कि 1 2 3 4 के चारों सही हैं, या फिर 2 4 5 6 ये सही हैं, या फिर 1 4 5 6 सही हैं, या फिर 2 3 4 5। तो मैंने कहा ना ध्यान से पढ़ना। तो पहला आपका कौन सा सही होगा, पहले तो आपका यही होगा कि सरकारी कूटनीति से अन्य देशों के साथ संबंध का निर्माण होता है। बिल्कुल, सरकारी कूटनीति का एक पहलू ये भी शुरू में ही इसका जो पूरी प्रारूप है सरकारी कूटनीति का, वो विदेशी जितनी भी नीतियां हैं या विदेशी जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रभावित करना है, ठीक। उसके बाद तीसरा, किसी भी वार्ता को जारी रखने के लिए न्यास अपेक्षित है, बिल्कुल सही, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, रणनीतिक संचार कौशल से अन्य देशों की अधिमान्यता को स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी, ये भी ठीक है। सरकारी कूटनीति लोक संबंध नहीं है। सरकारी जो कूटनीति नीति है वो क्या है, लोक संबंध नहीं है, ये भी क्या है, सही है। और आपका छठा और पहला गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि मृदु शक्ति का प्रयोग वैश्विक मामलों में भूमिका के निमित्त नहीं है, जबकि है, नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो आपका छठा और पहला क्या है, गलत है। तो आपके सही उत्तर कौन सा हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जारी संचार प्रक्रिया के फलस्वरूप लाभकारी मृदु शक्ति उत्पन्न होगी, अन्य देशों के प्रति सराहना का भाव उत्पन्न होगा, विदेशी श्रोता समूह का निर्माण होगा, अन्य देशों पर सांस्कृतिक मूल्यों का अध्यारोपण होगा। तो इसमें देखिए पहला क्या आएगा आपका, लाभकारी मृदु शक्ति उत्पन्न होगी। आपने वो लाइन पढ़ी होगी, इसमें संचार प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जब हम किसी से अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे, तभी तो क्या है, किसी के साथ संबंध अच्छे स्थापित होंगे, तभी तो आपके परिवार में, समाज में, राष्ट्र में क्या है, एक तरह से क्या है, शांति प्रिय वातावरण रहेगा। तो किसी देश की मृदु शक्ति 3 कारकों, जैसे मैंने आपको बताया था कि सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल्यों, विदेशी नीतियों से परिभाषित होती है, ठीक है। यह सभी कारक रणनीतिक संचार कौशल का उपयोग करते हुए अन्य देशों की अधिमान्यता को स्वरूप प्रदान करने की अभियोग्यता पर आधारित होते हैं। अतः जारी संचार प्रक्रिया के फलस्वरूप ये लाभकारी मृदु शक्ति उत्पन्न होती है। मैंने कहा था कि ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। तो आप इसे क्या है, पीछे करके भी देख सकते हैं। जैसे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जल्दी क्या है, बैक हो सकते हैं और इसमें देख सकते हैं, ठीक है।
तो एक पैसेज तो हमारा ये हो गया। तो देखिए एक क्लास तो मतलब एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया। ठीक, तो अगला देखते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में 2015 में दिया गया है, 2015 में। ठीक है, तो इसकी भी एक बार देख लेते हैं ये कैसा है। तो हाल ही में मैंने वही काम किया जहां आपको एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह काम अपने आप में एक संतरास और विशेषकर जबकि उस बड़े कार्ड का धारक मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं अचानक ऐसी स्थिति में था जैसे अग्रदीप में एक खरगोश या विनोदपूर्ण संवाद भेजने अथवा इन जोंक अथवा आरेखन के बीच उधेड़बुन की स्थिति है। अब देखिए ये जो पैसेज है, इससे आगे वाला जो हमने कराया वो क्या था, आपके राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, ये व्यक्तिक से है, यानी कि लेखक की मनोअवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसके बजाय उपलब्ध अनेक विकल्पों से अभिभूत होकर मैंने यही लिखने का निर्णय किया कि गुड लक, ठीक है जोएल। तो ये जितनी भी बात की जा रही है खुद के अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। भयभीत होकर अभी मैंने महसूस किया कि मैं तो लिखना ही भूल गया। मेरा तो इतना सा वजूद है, कंप्यूटर पर अक्षरों को दबाओ। खरीदारी हेतु मेरी सूची तो मेरे फ़ोन के नोट प्रकार में छिपी हुई है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि तकनीकी के पहले क्या होता था कि कलम से कागज़ पे लिखा जाता था, हालांकि लिखा अभी भी जाता है लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती थी तो हम उसे डायरी पर नोट कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन में टाइप कर लेते हैं। तो वही बात इसमें जो लेखक है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं तो अब लिखना ही भूल गया। जहाँ पहले मेरे जेब में नोट रहता था, नोट से तात्पर्य कागज़ का टुकड़ा रहता था, उस पर सामान सूची लिखी रहती थी, लेकिन अब वह नहीं है। उसकी जगह इसने ले लिया आपके कंप्यूटर या फ़ोन ने ले लिया। यदि मुझे कुछ याद करने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं अपने आप को ईमेल भेज देता हूँ। जब मैं कुछ सोच विचार में संघर्ष कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी कलम चबाने लगता हूँ। कागज़ कुछ इस तरह से है जिसे मैं लैपटॉप के नीचे एकत्रित करता हूँ ताकि टंकण हेतु इसकी ऊंचाई मेरे लिए अधिक सुविधाजनक हो जाए। लेखन सामग्री द्वारा 1000 किशोर बालकों के सर्वेक्षण में बिक ने पाया कि उन्होंने 10 में से 1 किशोर के पास अपनी कलम नहीं है। अब ये आंकड़ा दे रहे हैं। ठीक है, उनमें से हर तीसरे ने तो कभी पत्र नहीं लिखा। अब देखिए बता रहे हैं कि आज के समय में कोई भी किशोर, कोई भी युवक या युवती कोई पत्र लिखता ही नहीं है। एवं 13 से 19 वर्ष की आयु के आदि किशोर को कभी भी बाध्य नहीं किया गया है वे बैठे और धन्यवाद पत्र लिखें। 80% अधिक किशोरों ने तो कभी भी कोई प्रेस पत्र नहीं लिखा। 56% के घर पर पत्र कागज ही नहीं, साथ ही 1/4 को तो जन्मदिन कार्ड लिखने की अनोखी जहमत की कोई जानकारी ही नहीं होती। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि पहले के समय में क्या था, जब फ़ोन चलन में नहीं थे तो क्या थी, हर चीज़ क्या है कागज़ पर नोट कर कर ही लिखी जाती थी, है ना। लेकिन अब इसमें जो लेखक है वो गणना करने बैठा है, सर्वेक्षण उसने किया कि 1000 किशोर बालकों में से 10 किशोर के पास तो अपनी कलम ही नहीं है। अब वो इसमें क्या है, अलग अलग भाग में डिवाइड कर रहा है इस चीज़ को। ठीक है, और इसमें फिर इसने निष्कर्ष ये निकाला कि आधे बच्चे तो क्या है पत्र लिखना ही नहीं जानते। आपने भी देखा होगा जब आप छोटे होंगे, अभी के बच्चे तो खैर नहीं जानते, हालांकि उन्होंने सुना भी होगा कि किसी के जन्मदिन पे भी क्या कार्ड बना कर देते थे लिख कर, है ना। और जैसे न्यू ईयर आई है तो कार्ड पे कुछ लिख दिया, है ना। और आप दिवाली कार्ड जो होते थे, अब क्या उनका चलन चला गया, क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करो रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो वो बात इसमें कही गई है। अधिक से अधिक यदि किसी किशोर को कलम के प्रयोग की आवश्यकता हुई तो वह सिर्फ परीक्षा प्रश्न का उत्तर लिखने में। अब देखिए कागज़ कलम का प्रयोग कहाँ हो रहा है, जब हम किसी कोई परीक्षा देते हैं। ये बात आपने भी देखी होगी कि शुरू में जब स्मार्टफोन नहीं थे तो लिखने की शक्ति बड़ी तेज होती थी, है ना। अब उंगलियों का काम क्या रह गया है, लैपटॉप या कंप्यूटर पर जो कीज़ होती हैं उन्हें चलाने का। अब उनके हाथ में कलम नहीं रहती। कलम कब आती है, जब हम किसी जॉब का पेपर देने जाएं। लेकिन अब हालांकि कुछ एग्ज़ाम क्या है ऑनलाइन मोड में भी होने लगे हैं। जैसे आपको पता होगा अभी ही ये रूल चेंज हुआ है यूजीसी नेट का कि अब आपका पेपर ऑफलाइन होगा, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन मोड में ही पेपर हो रहा था। तो एक कारण ये भी है। ठीक, फिर ये खुद से ही सवाल कर रहे हैं
क्या तुमने ईमेल, फेसबुक और स्नैपचैटिंग के बारे में सुना है? यानी कि अब ये हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गलती हुई कि क्या तुमने ईमेल, फेसबुक, स्नैपचैटिंग के बारे में सुना है? यही भविष्य है। अब फिर ये खुद से ही सोच रहे हैं यही भविष्य है। कलम का ज़माना गया, कागज़ का ज़माना गया, हस्तलेखन अब स्मृति शेष रह गया है। हमारे पास हस्तलेखन सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, अतः इसे रेखाचित्र, चित्रकारी, फोटोग्राफी जैसी कला अन्य रूपों में समान महत्व दिया जाना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि धीमे धीमे क्या हुआ है, कागज़ और कलम धीमे धीमे समाप्त होती जा रही हैं। हालांकि इनका यूज सिर्फ क्या है, जब पेपर देने जाते हैं तभी इनका महत्व रह जाता है, ठीक है। अन्यथा आप कोई पत्र लिखना भी नहीं जानता। बिल्कुल सही बात कही गई है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, तकनीकी का ज़माना है, तो ईमेल, फेसबुक, स्नैपचैट करके अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं लोग। तो इन्होंने ये कहा है कि जो हस्तलेखन यानी जो भी पत्र हम लिखते थे, जो भी साहित्य लिखा गया हाथों से, तो उसे भी क्या है वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। यानी कि वो सृजन की गई है, खुद से वो चीज़ें लिखी गई हैं, खुद की भाव अभिव्यक्ति अभी भी होती है खुद की, पर कहते हैं लिखने का एक अलग ही जो कहते हैं ना सुकून महसूस होता है कि ये मेरी मेहनत है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। इसे स्केचिंग, रेखाचित्र, जैसे हिंदी साहित्य में जितने भी पुराने आपके कह लें लेखक या कवित्री वगैरह हुई, तो वो पहले नोटबुक पर ही तो लिखती थी, उस पर तो लिखा जाया करता था पहले। तो वही चीज़ में कहिए कि इसे भी क्या है महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि फोटोग्राफी, चित्रकारी, रेखाचित्र को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार क्या है हस्तलेखन को भी क्या है महत्व दिया जाना चाहिए, वरना ये धीमे धीमे लुप्त होती जाएंगी। तो देखिए ये जो पैसेज है आपका, ये लेखक की अभिव्यक्ति पर आधारित है, ठीक। और पहले वाला पैसेज था आपका, वो किस पर आधारित था, आपके राजनीतिक गतिविधि पर आधारित था। तो अब चलते हैं हम इसमें जो इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया ये सीधे ही आपके सामने दिया गया है, चित्रकारी, फोटोग्राफी और आपका क्या है हस्तलेखन, ये तो है आपकी कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति, लेकिन पढ़ना नहीं है। तो कौन सा सही होगा आपका? ए। अगला चलें, एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो लेखक को अग्रदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ, इस पद का क्या अर्थ है? तो इस पद का क्या अर्थ है वो देखेंगे। वेदना की स्थिति, उलझन की स्थिति, प्रसन्नता की स्थिति, दुश्चिंतता की स्थिति। तो इसमें आएगा आपको उलझन की स्थिति। अब उलझन की स्थिति क्यों है? इसलिए है क्योंकि धीमे धीमे क्या है लोग लिखना छोड़ते जा रहे हैं, ठीक। आगे वाले प्रश्न पर चलें। बिक के सर्वेक्षण के अनुसार कितने किशोरों के पास कोई कलम नहीं है? 100, 800, 560 या 500? तो ऊपर वाले पैरा में दिया गया है, तो इसके अंतर्गत 100, ठीक है। लेखक की संपूर्ण सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है, किसके इर्द गिर्द घूमती है? आपके कंप्यूटर और फ़ोन के ऊपर, एसी के ऊपर तो घूमती है। अब टाइपराइटर का यूज़ कहाँ रह गया है? पहले हुआ करता था, अब इसका यूज़ ज़्यादा नहीं रह गया है। तो प्रश्न कौन सा? आपका उत्तर क्या होगा? 1 और 2। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक की मुख्य चिंता क्या है? कि किशोर हस्तलेखन की कला भूल गए हैं, कि किशोर संचार हेतु सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, कि किशोर मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, या किशोर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अभी किसमें चिंता के बारे में पूछा गया है कि चिंता किस बात की है लेखक को? तो किसकी चिंता है कि लिखना भूल गए हैं, यानी कि वो हाथों से लिखना कम कर दिया है, सिर्फ उनका जो सोच है वो सिर्फ एग्ज़ाम तक ही रह गई है कि एग्ज़ाम है तो उन्हीं में ही लिखते हैं, ना तो वो पत्र लिख सकते हैं, मतलब उनकी रुचि खत्म हो रही है। तो ये क्या है लेखक की मुख्य चेतना है। आज के समय में क्या है, या तो व्यक्ति कंप्यूटर चला रहा है या फ़ोन चला रहा है ना, लेकिन जो पत्र और कलम है, कागज़ है, उसका संबंध क्या है, छूट रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्लास में मैंने आपको 2 पैसेज कराए हैं, वो भी कौन से, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बच्चे नए हैं वो कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, क्या परिच्छेद रखे जाते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। तो पहला पैसेज किससे संबंधित है? सरकारी कूटनीति से।
और वहीं दूसरा पैसेज किससे संबंधित था आपके? लेखक की अभिव्यक्ति से। तो जैसा कि मैंने बोध की थ्योरी में कॉम्प्रिहेंशन की थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि देखिए प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, बोध की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। कभी तो क्या होता है, कुछ तर्क के आधार पर चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कभी सरकारी या कोई समस्या मुद्दा उठा के चीज़ें पूछ ली जाती हैं, कभी लेखक की अभिव्यक्ति के आधार पर पूछ ली जाती हैं। जिन्होंने आगे क्लास देखी होगी तो उन्हें ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो बोध का जो टॉपिक है वो इसी क्लास के क्या समाप्त होता है, क्योंकि बोध का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन छांटने होते। थ्योरी मैंने इसलिए कराई आपको कि आपको समझ में आ जाए कि बोध दिया क्यों जाता है ना, और उसमें से क्वेश्चन आंसर कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो आज की इकाई हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपको अगली इकाई में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।